Good morning, friends. I am speaking Avinash Srivastava from Home Classes. Today I am going to explain about Macbeth play by William Shakespeare. This is one of the great tragedies of William Shakespeare. You have been told a formula of great tragedies order. For example, आपको फार्मूला बताया गया है इसके क्रम को याद करने के लिए इसके पहले वीडियो में, जैसे हो कम, ओके, एच फॉर हैमलेट हो गया, और ओ फॉर ओथेलो, के फॉर किंग लियर और एम फॉर मैकबेथ। तो ये चारों जो है ये ग्रेट आपकी ट्रेजेडीज हैं। तो इसका क्रम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सबसे पहले कौन आया था, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हैमलेट आया, फिर तो इसका क्रम भी पूछा जाता है, उसको सीरियल से लगाइए। तो पहले हैमलेट आया, फिर ओथेलो आया, फिर किंग लियर और फिर उसके बाद मैकबेथ आया था ये ग्रेट ट्रेजेडीज में। ओके फ्रेंड्स, तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक मैकबेथ पे एक मूवी बनाई गई है, हिंदी मूवी मकबूल, ओके, बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी हिंदी फिल्म जो है वो विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ पर आधारित है, तो मकबूल फिल्म जो है ये इस प्ले पर ये आधारित है। ओके फ्रेंड्स, मकबूल यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको याद रखिएगा। बेस्ड ऑन विल, यहाँ पे लिखा गया है मैकबेथ। ओके, तो आगे देखते हैं, प्ले को स्टार्ट करते हैं। मैकबेथ, इसका पब्लिकेशन ईयर 1605 1606 ये मिलता है। 1606 आप याद रखिए, 1606। दिस इज़ ए ट्रेजेडी, ये क्या है, एक ट्रेजेडी है, यानी दुखांत। इसका जो अंत होता है वो दुख में होता है, ठीक है। तो ये ट्रेजेडी है ये। और स्टार्ट करते हैं। डंकन, ये कौन है डंकन? किंग ऑफ स्कॉटलैंड। आप देखिए, डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के ये राजा डंकन हैं। और इनका दो बेटे, हाँ, मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन, सन्स ऑफ डंकन। डंकन के ये दोनों बेटे हैं, ठीक है, मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन। फ्रेंड्स, कैरेक्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, सो आप इसको अच्छे से देखिए कि किस प्ले में कौन से कैरेक्टर आए हैं। इससे कैरेक्टर से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ओके, मैकबेथ एंड बैंको आर जनरल्स ऑफ द किंग्स आर्मी, यानी ये किंग के आर्मी में क्या है, ये दोनों ये जनरल्स हैं, ठीक है, राजा डंकन के। आगे देखते हैं। मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, एंगस, मैंटेथ, ओके, और कैथनेस, ये क्या है, नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड। ओके फ्रेंड्स, नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड है। फिर से देख लीजिए, मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, एंगस, मैंटेथ एंड कैथनेस। ओके, ये नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड है। और इसमें आगे देखते हैं। फ्लियंस, सन टू बैंको, ये बैंको का बेटा है, ठीक है, फ्लियंस। शिवार्ड, शिवार्ड अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, शिवार्ड। सेटन कौन है? एन ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ, ये ऑफिसर है सेटन। तो फ्रेंड्स, शिवार्ड याद रखिएगा, शिवार्ड कैरेक्टर है इसमें, सेटन है, ओके। एंड लेडी मैकबेथ, ये मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ। लेडी मैकडफ, मैकडफ की वाइफ है। और हिकेट,
ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। हिकेट, ये 3 विचेस रहती हैं, इसकी ये हेड रहती है हिकेट। ओके फ्रेंड्स, 3 विचेस, 3 चुड़ैलें इसमें रहती हैं। तो इसकी हिकेट जो है ये इसकी हेड रहती है। ओके, तो जब प्ले स्टार्ट होता है तो वो 3 विचेस से वो स्टार्ट होता है। तो अब प्ले को आप देखिए, समझिए। ओके, प्राचीन समय की बात है। स्कॉटलैंड देश में डंकन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका एक वजीर था जिसका नाम था मैकबेथ। वह बड़ा साहसी, वीर और पराक्रमी था, इसलिए राजा उससे बहुत प्रसन्न रहता था। उसकी वीरता और पराक्रम से खुश होकर राजा ने उसे ग्लैमिश की जागीर का अमात्य बना दिया था। इसलिए प्रजा उसे ग्लैमिश का यानी थेन ऑफ ग्लैमिश कहकर उसे वो पुकारती थी। कुछ लोग उसे प्यार से अमात्य मैकबेथ यानी थेन ऑफ ग्लैमिश के ये अमात्य मैकबेथ भी कहते थे। एक बार अमात्य मैकबेथ किसी बड़ी लड़ाई पर गया हुआ था। किसी दूसरे राजा ने उसे उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी थी। स्कॉटलैंड के राजा ने युद्ध का पूरा संचालन मैकबेथ को ही सौंपा था। इससे पहले भी वह कितनी ही लड़ाइयां जीत चुका था। राजा को उस पर पूर्ण विश्वास था। युद्ध का परिणाम तो अनिश्चित था। दोनों विरोधी सेनाएं शक्तिशाली थी तथा आमने सामने डटी हुई थी। घमासान युद्ध चल रहा था। वे एक दूसरे पर आधिपत्य जमाए हुए थी तथा एक दूसरे की शक्ति को छिड़ कर रही थी। जैसे दो थके हुए तैराक एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे की तैरने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। दुश्मन की सेनाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि युद्ध में विजय उनकी होगी, क्योंकि भाग्य की देवी प्रेसी की भांति उनका साथ दे रही थी। लेकिन अपने भाग्य एवं वीरता से मैकबेथ का सामना कर पाना उनके लिए काफी कठिन था। मैकबेथ एक वीर योद्धा था। वह इस उपाधि के लिए पूर्णतया योग्य था। मैकबेथ ने भाग्य को चुनौती दी तथा उसका तिरस्कार किया। अपनी खून से लथपथ तलवार को घुमाते हुए उसने युद्ध के मैदान में से अपना रास्ता बना लिया तथा अपने विद्रोही शत्रु से आमने सामने जा मिला। उसने अपने शत्रु से हाथ भी नहीं मिलाया और न ही उसे अंतिम विदाई दी, जिसकी वीरों से साधारणतया आशा की जाती है। उसने तुरंत ही अपने शत्रु के शरीर को सिर से पेट तक चीर डाला और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने अपने शत्रु के कटे हुए सिर को किले की दीवार पर टांग दिया ताकि उसे देखकर शत्रु की सेना में आतंक छा जाए। जब अमात्य मैकबेथ उस बड़ी लड़ाई को जीतकर लौट रहा था तो रास्ते में एक सुनसान स्थान था जो देखने में काफी भयानक व डरावना लगता था। वहां पहुंचकर मैकबेथ ने अपनी सेना को आदेश दिया कि रात होने से पहले उस मैदान को पार कर लें तो अच्छा रहेगा। सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वह खुद अपने एक सेनापति बैंकों के साथ टहलता हुआ मैदान को पार करना चाहता था। सूर्य तेजी से पहाड़ियों की ओर में जा रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। हर क्षण वातावरण में अंधकार बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे सूर्य छिपता जाता था वैसे वैसे मैकबेथ के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। कुछ देर पश्चात ही सूर्य पूरी तरह पहाड़ियों की ओट में जा छिपा। चाँद निकलने में अब कुछ ही देर बाकी रह गई थी, लेकिन मैकबेथ अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाता हुआ आगे बढ़ता रहा। अचानक ही मैकबेथ को अपने आगे आगे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मैकबेथ ने नजरें उठाकर देखा तो हैरान रह गया। उसकी सांस ऊपर से ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे ही रह गई। वह यह जानने की कोशिश करने लगा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ दूर चलने पर उसे 3 जादूगरनियां दिखाई दी जो आपस में बैठी बातें कर रही थी। मैकबेथ ने दूर से ही उनकी बातों को सुनने की कोशिश की, जो कि काफ़ी जोर जोर से बातें कर रही थी। उनमें से पहली जादूगरनी ने यानी 3 विचेस वहाँ पे आती हैं और जो फर्स्ट विच है यानी जादूगरनी, वो दूसरे से वो पूछती है, बहन अब तक तुम कहाँ थी? दूसरी ने जवाब दिया, मैं सूरों को मारने में लगी हुई थी।
तीसरी जादूगरनी ने पूछा, बहन तुम कहाँ थी? पहली जादूगरनी ने जवाब दिया, मैंने एक मल्लाह की स्त्री को देखा। वह बहुत लालच के साथ अपनी गोद में रखे हुए अखरोट खा रही थी तथा खाते हुए वह मुंह से आवाज करती जा रही थी। मैंने भी उससे कुछ अखरोट मांगे, परंतु उस मोटी औरत ने मुझे यह कहकर भगा दिया कि तू पिशाचिनी है, चल भाग यहाँ से। उसका पति अलेप्पो की समुद्री यात्रा के लिए जहाज पर गया हुआ था। वहां मैं झरने में बैठकर पहुंच जाऊंगी तथा बिना पूछ के चूहे समान जहाज की तली में छेद कर दूंगी ताकि वह डूब जाए। दूसरी जादूगरनी बोली, मैं अनुकूल वायु से तुम्हारी सहायता करूंगी। पहली जादूगरनी ने जल्दी से कहा, धन्यवाद, फिर तो तुम्हारी मेरे ऊपर अत्यंत कृपा होगी। तीसरी जादूगरनी बोली, अन्य सभी हवाएं मेरे शासन में हैं। मैं उन बंदरगाहों एवं दिशाओं पर भी शासन करती हूँ जिन्हें मल्लाह के कुतुबनुमा में अंकित किया जाता है। मैं उसका सारा खून निचोड़ लूंगी और उसे घास के समान सुखा दूंगी। मैं रात दिन उसकी आंखों से नींद छीन लूंगी। वह एक अभिशापित व्यक्ति की भांति जीवन गुजारेगा। वह धीरे धीरे 81 हफ्तों तक सूखता चला जाएगा। उसका जहाज डूबेगा तो नहीं, परंतु वह भयंकर तूफानों से बर्बाद होगा। देखो मेरे पास क्या है, पहले मुझे देखने दो, दूसरी जादूगरनी ने कहा। पहली जादूगरनी बोली, मेरे पास एक जहाज चालक का अंगूठा है जो जाते समय समुद्री यात्रा पर नष्ट हो गया था। तभी एक ढोल बजने की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनते ही तीसरी जादूगरनी कहने लगी, मैं ढोल की आवाज़ सुन रही हूँ। इससे साफ जाहिर है कि मैकबेथ युद्ध से लौट रहा है। तीनों जादूगरनियाँ एक साथ बोली, हम 3 जादूगरनियाँ हैं। हम पृथ्वी और आकाश पर घूमती हैं। हमारे पास जादू की शक्तियाँ हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचती हैं। हम हर एक दिशा में 3 बार नाचती हैं ताकि 9 घेरे बना सकें। अब हमें रुक जाना चाहिए। हमारी जादुई शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखाने लगी हैं। तभी मैकबेथ ने बैंकों की ओर देखा। मैंने इतना अच्छा और बुरा, इतना चमकीला और इतना अंधकारपूर्ण मौसम पहले कभी नहीं देखा है, उसने कहा। यहाँ से फॉरेस्ट कितनी दूरी पर है? ये आकृतियाँ कौन हैं? यह तो अजीब सी पोशाक पहने हुए हैं। ये हमारी धरती की निवासी नहीं जान पड़ती हैं। ये फिर भी हमारी धरती पर चल रही हैं, बैंको कहता है। तभी वह तीनों जादूगरनियाँ अपने रास्ते में आकर खड़ी हो गईं। वे इस संसार के प्राणी नहीं लगते थे। झुर्रीदार हल्दी की भांति पीले चेहरे, भीतर की ओर धंसी हुई आंखें, पिचके हुए गाल और मांस विहीन अस्थिपंजर जैसा शरीर। उनके जिस्म पर कफन जैसे लबादे थे जो शरीर पर झूल रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा भ्रम होता था मानो 3 मुर्दे कब्र फाड़कर बाहर निकल आए हों। उनका वेश डरावना और चाल स्त्रियों जैसी थी, किंतु ठोड़ी पर लटकती लंबी दाढ़ी बता रही थी कि वे तीनों पुरुष हैं। इन डरावनी आकृतियों को देखकर मैकबेथ अभी चीखना ही चाहता था कि एक छाया ने अपनी सूखी लकड़ी जैसी उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का संकेत दिया। मैकबेथ चीखा तो नहीं, मगर हैरान नज़रों से उनकी ओर देखने लगा और हिम्मत करके बोला, क्या तुम वास्तव में जीवधारी प्राणी हो? क्या तुम मनुष्य के प्रश्नों का उत्तर दे सकती हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे शब्दों को समझ रही हो, क्योंकि तुम अपनी पतली एवं मुड़ी हुई उंगलियों को अपने होठों पर रख रही हो। तुम लगती तो स्त्रियों जैसी हो, परंतु तुम्हारे दाढ़ी हैं, इसलिए मैं तुम्हें स्त्रियां नहीं मान सकता। अगर तुम बोल सकती हो तो तुम हमें बताओ कि तुम कौन हो? उसने आश्चर्य से पूछा। फिर एक छाया ने फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, ग्लैमिस के अमात्य मैकबेथ, डरो मत। तभी दूसरी जादूगरनी बोली, हम तुम्हारा स्वागत करती हैं। कॉर्डर के स्वामी मैकबेथ तुम्हारा अभिनंदन करती हैं।
मैकबेथ मूल पुस्तक में अंग्रेजी का विच प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ जादूगरनी डाइन क्रूपा विद स्त्री होता है। विच का मतलब जादूगरनी या डायन होता है। फिर जो है वो तीसरी जादूगरनी ने भी कहा, स्कॉटलैंड के भावी सम्राट मैकबेथ, हम तुम्हारा स्वागत करती हैं। छाया के मुंह से अपनी जागीर और अपना नाम सुनकर अमात्य चौंक गया। उसे चौंकते देखकर छाया पुनः बोली, चौंको मत मैकबेथ, हम तुम्हें काफी पहले से और अच्छी तरह जानती हैं। बहुत पहले से मैकबेथ और अधिक आश्चर्यचकित हुआ। हाँ, हम तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की जानकारी रखती हैं और तुम्हें बताने आई हैं कि कल तुम क्या बनने वाले हो। रहस्यमयी अंदाज में पहली छाया ने कहा, क्या बनने वाला हूँ? उतावलेपन तथा आश्चर्यचकित होकर मैकबेथ ने पूछा। इस बार उत्तर दूसरी जादूगरनी ने दिया, कार्डर की जागीर का अमात्य और कुछ समय बाद स्कॉटलैंड के राज सिंहासन का अधिकारी। क्या कहा? बुरी तरह चौंका मैकबेथ। सिंहासन का अधिकारी? क्यों? छाया ने पूछा। क्या तुम उन्नति करना नहीं चाहते? उन्नति करना कौन नहीं चाहता? बहादुर तो जीते ही उन्नति के लिए हैं, उसने कहा। दूसरी जादूगरनी बोली, तो तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी होगी। मगर मुझे इस बात का यकीन नहीं होता, मैकबेथ ने कहा। इसका कारण? उसकी छाया ने पूछा। इसका कारण है कि सम्राट डंकन के दो बेटे यानी एक राज्य के दो राजकुमार जीवित हैं। उनके होते हुए मैं सिंहासन का अधिकारी कैसे बन सकता हूँ? मैकबेथ ने अविश्वास प्रकट किया। अब तीसरी छाया बोली, भविष्य के हाथ में बहुत कुछ है मैकबेथ, तुम राजा अवश्य बनोगे। किंतु राजा बनने का इतना पुख्ता आश्वासन पाकर अमात्य का चेहरा खिल उठा, मगर किंतु शब्द सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़का और उसने उतावले होकर पूछा, किंतु क्या? किंतु तुम्हारे बाद बैंकों की संतान राज्य की अधिकारी बनेगी। क्या? बैंको बुरी तरह चौंका। बैंकों का संतान? उसकी हालत देखकर तीनों छायाओं ने जोरदार ठहाका लगाया और यह गीत गाते हुए गायब हो गई। राज्य करोगे? फिर कहती है, नहीं करोगे। शाह बनोगे? नहीं बनोगे। निश्चय ही संतान तुम्हारी नहीं, राज्य की है अधिकारी। छायाओं की इस बेतुकी तुकबंदी का मतलब मैकबेथ की समझ में बिल्कुल नहीं आया। उसने आश्चर्य से बैंकों की ओर देखकर पूछा, यह सब क्या है बैंकों? यह सच है, बैंकों ने कहा। यह कोई सपना तो नहीं? नहीं, बल्कि आने वाले कल की सच्चाई है। मैकबेथ ने हैरान होकर परेशान से स्वर में पूछा, आखिर ये छायाएं थी कौन? भविष्य की छायाएं। जैसे पानी बुलबुलों को उत्पन्न करता है, वैसे ही पृथ्वी भी प्रेत छाया को उत्पन्न करती है। ये आकृतियां भी उसी ही प्रकार की छाया थी, बैंकों ने जवाब दिया। ये सब कहाँ छिप गई? मैकबेथ ने पूछा। ये सब हवा में छिप गई। ये अभी शरीर के साथ दिखाई दे रही थी, परंतु अब कुछ भी नहीं रहा है, बैंकों ने जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि कुछ देर और ठहरती तथा मेरी जिज्ञासा को शांत करती, मैकबेथ बोला। क्या यह जादूगरनियाँ वही थी जिनके विषय में हम बातें कर रहे हैं, अथवा हम लोगों ने उन बूटियों को खा लिया है जो मनुष्य को पागल बना देती हैं तथा मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देती हैं? बैंकों ने पूछा। मैकबेथ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। तुम खुद भी तो राजा बनोगे। बैंकों ने उसकी ओर देखा। अब मैकबेथ ने हैरान होकर पूछा, क्या मैं आने वाले समय में कार्डर का अमात्य बनूंगा? बैंकों ने कहा, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, अमात्य मैकबेथ। नहीं, मैकबेथ ने कहा, इसका फैसला मेरी तलवार करेगी। वीर भाग्य के भरोसे नहीं जिया करते, उनके लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है और वह इशारा आज मुझे मिल चुका है। तभी मैकबेथ की नज़र सामने से आते हुए दो व्यक्तियों पर पड़ी जो उसी ओर आ रहे थे। यह लोग कौन है? मैकबेथ ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। यह लगातार उनकी ओर देख रहा था। अरे, यह तो रॉस और एंगस हैं।
बैंको उन्हें पहचानते हुए बोला। रॉस करीब आते हुए बोला, मैकबेथ, राजा तुम्हारी सफलता सुनकर बहुत खुश हुए। तुम्हारे साहसिक कार्यों को सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गए। वह खुले दिल से तुम्हारी वीरता की प्रशंसा करना चाहते हैं। तुम्हारी आश्चर्य तथा प्रशंसा के संघर्ष में नृप खो गया, निस्तब्ध रह गया। मानसिक द्वंद्व की इस स्थिति में उसने युद्ध भूमि पर तुम्हारी वीरता के कार्यों की बड़ी प्रशंसा की है। उसने वहां की एक एक बात राजा को बताई है। राजा ने यह भी बताया कि तुमने किस प्रकार शत्रु की सेना में घुसकर घमासान युद्ध किया और मृतक शरीरों के भयानक दृश्यों से तुम बिल्कुल भी नहीं डरे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो राजा मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैकबेथ ने कहा। युद्ध के मैदान से संदेशवाहक बड़ी संख्या में तथा जल्दी जल्दी आते रहे, जैसे सर्दी के मौसम में बर्फ तथा पाला गिरते रहते हैं। तुमने डंकन की राजधानी को बचाने के लिए युद्ध भूमि में जो प्रयास किए, उनकी सूचनाओं से राजा के कानों को बहरा बना दिया, उसने बताया। तभी एंगस आगे आकर बोला, हम नृप की ओर से तुम्हें धन्यवाद देने आए हैं। हमें तुम्हें राजा के सामने ले जाने के लिए भेजा गया है। राजा तुम्हारी वीरता एवं श्रेष्ठ सेवाओं के लिए तुम्हें पुरस्कार देंगे। रॉस ने बताया, राजा ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें कॉडर के स्वामी के पद से संबोधित करूं। यह बहुत प्रतिष्ठा का प्रथम चरण है जिससे तुम्हें भविष्य में सम्मानित किया जाएगा। इसलिए मैं नए पद से तुम्हारा अभिनंदन करता हूं, क्योंकि तुमने इसे प्राप्त कर लिया है। बैंको यह सब सुनकर हैरान रह गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि ये जादूगरनियों की पहली भविष्यवाणी तो सच सिद्ध होने जा रही है। उसे उनकी अब सारी बातों पर विश्वास होने लगा था। मैकबेथ ने उनसे पूछा, मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं कि कॉडर का अधिपति अभी जीवित है तथा राजा की कृपा का पात्र है। तुम उसका पद मुझे क्यों देना चाहते हो? एंगस ने बताया, इस बात में कोई संदेह नहीं कि कॉडर का अधिपति अभी जीवित है, लेकिन वह मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहा है जिसके लिए वह उपयुक्त है, क्योंकि उसने राजद्रोह जैसा पाप किया है। मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता कि उसने खुल्लम खुल्ला नॉर्वे के राजा के द्रोह को बढ़ावा दिया था, अथवा उसने गुप्त रूप से उसके सैनिकों की सहायता की थी, अथवा इन दोनों तरीकों से हमारे राज्य को नष्ट करने का प्रयास किया था। उसने राजद्रोह को भड़काने का अपराध स्वीकार कर लिया है। इसी कारण उसका यह दुखद पतन हुआ है। वह मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहा है। इतना कहकर उन्होंने जाने की इच्छा मांगी और अपनी राह ली। मैकबेथ के दिमाग में अब भी विचारों का तूफान उमड़ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं ग्लैमिस तथा कॉडर का अधिपति बन चुका हूँ। भविष्य में हो सकता है कि मेरे राजा बनने की भविष्यवाणी भी सच हो जाए। वह इन्हीं विचारों में खोया रहा। तभी बैंको ने उसे झिंझोड़ा। क्या सोचने लगे मैकबेथ? कुछ नहीं, मैं उन भविष्यवाणियों के बारे में सोच रहा था जिनमें से एक तो सच होती दिखाई दे रही है, उसने कहा। बैंको ने उसे समझाया कि अगर तुम जादूगरनियों की भविष्यवाणी में इतना अधिक विश्वास रखोगे तो तुम निश्चय ही राजा बनने का स्वप्न देखने लगोगे। तुम कॉडर के अधिपति बनने ही जा रहे हो। जादूगरनियों की भविष्यवाणी आंशिक रूप से सत्य हो गई है, लेकिन फिर भी भविष्यवाणियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं। बुरी आत्माएं अनावश्यक विषयों के बारे में सत्य बताकर हमारा विश्वास प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों में हमें ये धोखा दे देती हैं। वे हमें अपनी ओर आकर्षित करके हमारे विनाश के रास्ते तैयार करती हैं। उसकी बात सुनकर मैकबेथ ने कहा, जादूगरनियों की भविष्यवाणियों के दो सत्य तो मेरे सामने आ चुके हैं। मैं कॉडर तथा ग्लैमिस का अधिपति बनने जा रहा हूँ। ये मेरे भविष्य में राजा बनने की सूचना है। जादूगरनियों की भविष्यवाणियाँ न तो बुरी हो सकती हैं न ही अच्छी हो सकती हैं। उनकी भविष्यवाणियों के कुछ अंश तो
सत्य प्रमाणित हो चुके हैं। मैं कॉर्डर का अधिपति बनने जा रहा हूँ। ये वे अच्छी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर लालच पैदा कर दिया है, जिसकी कल्पना ही मुझे रोमांचित कर रही हैं तथा मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देती हैं, मेरे दिल में डर की भावना को जगा देती हैं, जो मेरी वीर प्रकृति की सर्वथा विपरीत है। काल्पनिक भय वास्तविक भय से कहीं अधिक भयानक होते हैं। डंकन के वध का अपराध जो अभी केवल विचार मात्र है, मेरी सारी मानसिक शक्तियों को कुंठित कर रहा है और मेरी कार्य शक्ति को भी नष्ट कर रहा है। मैं अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा हूँ। अब मुझे काल्पनिक वस्तुएं अधिक प्रतीत हो रही हैं। उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर बैंकों ने समझाने का प्रयास किया। देखो, तुम विचारों की दुनिया में खोते जा रहे हो। यदि मेरे भाग्य में राजा बनना है तो मैं अवश्य ही राजा बनूंगा। मुझे इसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। उसका स्वर दृढ़ता से परिपूर्ण था। मैकबेथ, जितना सम्मान तुम्हें राजा से मिल चुका अथवा और मिलने वाला है, क्या उतना काफ़ी नहीं? बैंकों ने कहा, मुझ पर जो कुछ गुजरना है उसे गुजर जाने दो, जो होना है उसे हो जाने दो। समय सब कुछ ठीक कर देगा। बुरी से बुरी घटनाएं भी समय के साथ गुजर जाती हैं। अच्छा, ठीक है, बैंकों ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो, अब हमें महाराज के पास भी जल्दी से जल्दी पहुंचना है। इन बातों पर हम बाद में विचार करेंगे। इसी प्रकार चलते चलते आधी रात के समय जब मैकबेथ अपनी सेना में पहुंचा तो उसके मन में जीत की खुशी कम और विचारों की उथल पुथल अधिक थी। इस कारण उसका मन काफी अशांत था। भविष्य का ताना बाना बुनते हुए उसने पूरी रात आंखों ही आंखों में काट दी। सुबह वह उठा तो एक सिपाही ने एक बंद लिफाफा लाकर उसके हाथ पर रख दिया। लिफाफे पर स्कॉटलैंड के सम्राट की मुहर थी। मैकबेथ ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला और भीतर रखा पत्र बाहर निकालकर पढ़ने लगा। उसमें से निकले नीले रंग के एक कागज पर सुनहरी अक्षरों में लिखा था, वीर अमात मैकबेथ, साधुवाद सहित अभिवादन। आपने रणभूमि में जिस अद्भुत पराक्रम से राज्य में उठे विद्रोह को शांत कर दिया है, उससे आपकी राजभक्ति की पराकाष्ठा मानकर मैंने आपको प्रजाजनों की राय से विशेष सम्मान देने का निर्णय किया है। अतः मैं आपको कॉर्डर की रियासत की जागीर के रूप में देना चाहता हूँ। इस पत्र के साथ ही मैं रियासत के अमात्य का पद एवं समस्त अधिकार मैं आपको सौंपता हूँ। इसे स्वीकार करके आप मुझे और प्रजाजनों की को अनुग्रहित करें। आपका प्रशंसक डंकन, महाराजा स्कॉटलैंड प्रदेश। ये डंकन का पत्र था। पत्र पढ़कर मैकबेथ ने सेनापति बैंकों की ओर बढ़ा था। बैंकों ने जल्दी जल्दी वह पत्र पढ़ा और बोला, बधाई हो अमात्य, यह जागीर सौंपकर आपको सम्राट ने आपकी वफादारी का उचित सम्मान किया है। और इसी पत्र के साथ भविष्यवाणी का पहला चरण भी सत्य सिद्ध हुआ। हाँ, मगर मुझे अब तक शांति नहीं मिली है, अभिमान पूर्वक मैकबेथ ने कहा। मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब दूसरी भविष्यवाणी सच होगी। यह सुनकर बैंकों ने मन ही मन कहा, और मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक भविष्यवाणी का तीसरा चरण सत्य सिद्ध न हो जाए और मैं अपनी संतान को स्कॉटलैंड के राज सिंहासन पर बैठा न देख लूं। दूसरे दिन उसका काफिला राजा के महल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही राजा ने उसका भव्य स्वागत किया। प्रसन्नता पूर्वक राजा ने कहा, आओ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी उत्तम सेवाओं के लिए तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर सका, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहा। इस बात का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तुम्हारी योग्यता इतनी अधिक है कि अगर मैं तुम्हें बड़े से बड़ा पुरस्कार भी दे दूं तो भी वह कम ही रहेगा। मैं तो सोचता हूँ कि तुम कुछ कम योग्य होते, ताकि मैं तुम्हारी योग्यता के अनुरूप पुरस्कार दे पाता तथा तुम्हारी
तुम्हारा धन्यवाद कर पाता। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बराबर कुछ नहीं दे सकता। मैकबेथ ने उनकी बात का उत्तर दिया, आपके प्रति हमारे कर्तव्य और सेवाएं ही अपने आप में बड़े पुरस्कार हैं। राजा होने के नाते हमारी सेनाओं को प्राप्त करना आपका विशेषाधिकार है। हमारा यही फर्ज है कि आपकी आज्ञा का पालन करें और आपकी सेवा करें, जैसा कि एक बच्चे का कर्तव्य अपने माता पिता के लिए होता है और नौकरों का फर्ज बनता है कि वह अपने मालिक की आज्ञा का पालन करें। प्रेम तथा सम्मान की भावना से आपके प्रति वफादार रहना हमारा पुनीत कर्तव्य है। राजा ने मैकबेथ की बात सुनकर बैंको की ओर देखते हुए कहा, हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं बैंको। हमने तुम्हारी महानता का बीज बो दिया है। हम यह चाहते हैं कि तुम एक वृक्ष के रूप में फलो फूलो। तुमने भी मैकबेथ की तरह एक महान कार्य किया है। तुम्हारी सेवाओं एवं वफादारी की प्रशंसा करेंगे। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। बैंको उनके सीने से लगते हुए कहने लगा, महाराज, मैं जो कुछ भी आपकी कृपा से जीवन में प्राप्त करता हूँ उसका संपूर्ण श्रेय आपको ही होगा। मेरी सभी उपलब्धियाँ आपकी ही होंगी। बैंको, मैं इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं अपनी असीमित प्रसन्नता से पीड़ित अनुभव कर रहा हूँ। मेरी अत्यधिक प्रसन्नता अश्रुओं के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है। पुत्रों, संबंधियों तथा सामंतों, आप यह जान लें कि मैकबेथ जो मेरा बड़ा बेटा है, मेरा उत्तराधिकारी है, वह अब से कम्बरलैंड का युवराज होगा। इसके साथ उन सब व्यक्तियों को भी उचित सम्मान दिया जाएगा जो कि उसके पात्र होंगे। अब हमें इन्वर्नेस के लिए प्रस्थान करना है। इससे हमारे संबंध तुम्हारे साथ और भी अधिक मजबूत हो जाएंगे, राजा ने कहा। ओके फ्रेंड्स, राजा की बात सुनकर मैकबेथ बोला, मेरे लिए विश्राम के क्षण और भी दुखदायी होंगे अगर मैं उनसे आपकी सेवा नहीं करता हूँ। मैं स्वयं जाकर अपनी पत्नी को यह शुभ सूचना दूंगा कि महाराजाधिराज हमारे किले में पधार रहे हैं। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। सम्राट ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। लौटते समय मैकबेथ के दिमाग में विचारों की उथल पुथल मची हुई थी। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मैल्कम कम्बरलैंड का युवराज बनता है तो यह मेरे मार्ग में एक बड़ी बाधा आ पड़ी है। अगर मैं इस बाधा को अपने मार्ग से हटा देता हूँ तो मैं राजा बन जाऊँगा। यदि नहीं हटा पाता तो कुछ भी नहीं बनूंगा। मेरे हृदय में अत्यंत घृणित, क्रूर तथा काले विचार उठ रहे हैं। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने जादूगरनियों के प्रकट होने से सम्राट के पत्र आने तक की पूरी कहानी पत्नी को कह सुनाई। उसकी पत्नी टोने टोटके और चमत्कारों के प्रति बड़ी अंधविश्वासी थी। जब उसने यह सुना तो वह देश की साम्राज्य बनने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन उसकी मुराद तभी पूरी हो सकती थी जब मैकबेथ स्कॉटलैंड के सिंहासन पर आसीन हो जाए। अतः उसने उससे भविष्यवाणी की आड़ लेकर उसे भड़काना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उत्तेजित करने की चेष्टा की कि वह जल्दी से जल्दी सम्राट की हत्या कर दे और सिंहासन पर बैठ जाए। मगर मैकबेथ ने सख्ती से उसकी इस सलाह को खारिज कर दिया। तब उसने उसे कायर और डरपोक तक कह डाला। न जाने कैसी कैसी बातें करके उसे भड़काने लगी। तभी ठीक उसी समय राजा डंकन मैकबेथ को जीत की बधाई देने के लिए स्वयं उसके किले की ओर रवाना हुआ। मैकबेथ ने यह सूचना जाकर अपनी पत्नी को सुनाई। मेरी प्यारी पत्नी, आज रात राजा डंकन हमारे किले में हमारी जीत की बधाई देने स्वयं पधार रहे हैं। पत्नी कुछ सोचते हुए बोली, वह यहाँ से कब जाने का इरादा रखते हैं? कल ही ना, मैकबेथ ने बताया। तो समझ लो कि वह कल कभी नहीं आएगी जो कि डंकन यहाँ से जिंदा वापस जा सके। लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ।
क्या बताओ, क्या कहना चाहती हो? मैकबेथ ने आश्चर्य से देखा। तुम्हारा मुख एक खुली किताब की तरह है, जहां लोग तुम्हारे दिल की भावनाओं को आसानी से पढ़ सकते हैं। तुम खुले दिल से डंकन का स्वागत करो। तुम्हारे तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए। तुम्हें ऊपर से शांत और संतुलित रहना चाहिए। अब तुम सब अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं सब अच्छी तरह संभाल लूंगी। मैंने एक योजना बनाई है, उसी के अनुसार सारा काम करना है। फिर उसके बाद हम राजा और रानी बन जाएंगे। डंकन की मृत्यु हमें महानता तथा शक्ति से भर देगी। इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, मैकबेथ बोला। तुम्हें एक बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे आंतरिक भावों को कहीं प्रकट न कर दे, क्योंकि चेहरे के भाव में तब्दीली सिर्फ डर तथा घबराहट को ही दिखाती है। और सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ कर लूँगी, ये लेडी मैकबेथ कहती है। सम्राट डंकन के पहुंचते ही मैकबेथ की पत्नी ने उनका भव्य स्वागत किया और सम्राट से कहा, सम्राट की जय हो। आपने हमारे परिवार पर महान सम्मानों की वर्षा कर दी है। हमारी सेवाएं, चाहे उन्हें दुगना कर दिया जाए या चौगुना कर दिया जाए या कई गुना कर दिया जाए, हमारे आपके द्वारा किए गए सम्मानों के सामने नहीं ठहर सकती है। आपने पहले भी हमारे ऊपर सम्मानों की बरसात की थी और उनको और भी अधिक बढ़ा दिया है। हम आपके लिए हमेशा कृतज्ञ हैं तथा ईश्वर से आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। डंकन ने मुस्कुराते हुए पूछा, कार्डर का अधिपति कहाँ है? हमने उसका पीछा किया ताकि हम उससे पहले यहाँ पहुँच जाएं, परंतु वह एक बहुत अच्छा घुड़सवार है। हमारे प्रति उसके प्रेम और वफादारी ने उसे और भी तेजी से हमारा स्वागत करने वाले घर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया। सम्माननीय और महान मेजबान, आज हम आपके मेहमान हैं। महाराज, हम और आपके नौकर व जो कुछ भी हमारे पास है वह आपका ही है। आप जब भी चाहें हम उन्हें आपको लौटा सकते हैं। ये सब आपकी ही धरोहर है। यह सब कुछ आपका ही है तथा हम आपके अनुचर हैं, उसकी पत्नी ने कहा। सम्राट बोले, मुझे अब जल्दी से जल्दी मैकबेथ के पास ले चलो। हम उस पर और ज़्यादा सम्मानों की बरसात करना चाहते हैं। वो आपके सामने अभी नहीं आ सकते। बोला, वो क्यों? क्योंकि वह किसी जरूरी काम में लगे हुए हैं। वह आपसे बाद में आकर मिलेंगे। इतने आप कुछ जलपान करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मैकबेथ की पत्नी विनम्रता से बोली, ठीक है, चलो। मैकबेथ की पत्नी ने दिल खोलकर राजा का स्वागत किया। राजा को प्रसन्न करने के लिए उसने कोई कसर न छोड़ी। यहाँ तक कि मैकबेथ की पत्नी ने स्वयं अपने हाथों से राजा को खाना खिलाया। राजा के अंगरक्षकों तक को अपने हाथों से शराब पिलाई। आधी रात गुजर गई। खा पीकर सब गहरी नींद सो गए, मगर मैकबेथ की पत्नी की आंखों में नींद नहीं थी। थोड़ा समय गुजरने के बाद वह एक नंगी तलवार लेकर अपने पति के पास जा पहुंची और बोली, उठो, यही मौका है जो तुम्हें सम्राट बना सकता है। इसी समय यह तलवार लेकर जाओ और राजा का सिर धड़ से अलग कर दो। यह सब इतना आसान नहीं है। पहले मेरे सवालों का उत्तर दो, उसने छल्ला कर कहा। क्या पूछना चाहते हो? अब वो लोग क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। उन्होंने अपना शाम का खाना लगभग समाप्त कर लिया है। और तुम कमरे से बाहर क्यों आ गए? उसने आश्चर्य से मैकबेथ को देखा। मैकबेथ ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए सवाल किया, क्या उन्होंने मेरे विषय में पूछा था? क्या तुम नहीं जानते कि उन्होंने तुम्हें पुकारा था? उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया। वह कुछ सोचते हुए एक लंबी सांस भरकर बोला, मैं एक बात सोच रहा था। क्या मुझे बताओ जल्दी। अब हमें सम्राट की हत्या जैसे खतरनाक कार्य को टाल देना चाहिए। उसने अभी तो मुझ पर सम्मानों की वर्षा की है। मैंने सुंदर जनमत अर्जित किया है। मैं उस पर दाग नहीं लगाना चाहता हूँ।
मैं सुनहरी जनमत को सम्राट की हत्या करके खोना नहीं चाहता। उसकी पत्नी क्रोधित होते हुए बोली, क्या तुम क्या तुम उस समय नशे में चूर थे जब तुमने मुझे राजा बनने की इच्छा को जब बताया था? क्या इस बीच तुम्हारी इच्छा सो गई थी? क्या यह सब नशा उतरे हुए व्यक्ति के समान पीली पड़ गई थी? मैं भविष्य में तुम्हारे प्यार पर भरोसा नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी इच्छा की तरह ही यह भी अस्थिर है। क्या तुम उस काम को करने से डरते हो जिसकी इच्छा तुम्हारे दिल में जागृत है? तुम जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पाना चाहते हो, लेकिन अपने मन में कायर की भांति रह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी इच्छा को पूरा करने का साहस नहीं है। तुम उस बिल्ली की तरह हो जो मछली तो खाना चाहती थी, लेकिन पैरों को नहीं भिगोना चाहती थी। कृपया इस विषय में मुझसे बात मत करो। मैं यह सब कर सकता हूँ जो कि एक मनुष्य के लिए उचित है। जो इससे अधिक कर सकता है वह वास्तव में मनुष्य नहीं है, उसने बस समझाया। क्या तुम जंगली जानवर थे जब तुमने डंकन की हत्या का मुझे सुझाव दिया था? वह चिल्लाई। तब तुम वास्तव में मनुष्य थे, मगर जब तुम सम्राट की हत्या करके मनुष्य से अधिक बन जाओगे, तब तुमने सम्राट की हत्या की योजना बनाई थी। तब समय तुम्हारे अनुकूल नहीं था, परंतु आज समय तुम्हारे अनुकूल है। तुम अपना निश्चय बदल रहे हो, तुम मौका कमा रहे हो। मैंने बच्चों को दूध पिलाया है। मैं जानती हूँ कि माँ अपने दूध पीते बच्चों को कितना प्यार करती है। मैं छाती से उन नन्हे से बच्चे को खींचकर उसके मस्तिष्क को टकरा देती, यदि वह मेरी तरफ मुस्कुरा भी रहा होता। अगर मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा की होती जैसे कि तुमने की थी। अगर हम आपके कार्य में कामयाब नहीं हुए, तो उसने प्रश्नवाचक दृष्टि अपनी पत्नी पर डाली। अपने कार्य में कामयाबी न मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ तुम हिम्मत से काम लो, अपने निश्चय को दृढ़ रखो। सम्राट दिन भर का थका हुआ है और सारा दिन की थकान के कारण वह गहरी नींद में सो जाएगा। मैंने उसे अंगरक्षकों को भी बुरी तरह शराब के नशे में चूर किया हुआ है। वे पूर्णतः बेहोश हो चुके होंगे तथा अपनी स्मृति और शक्ति खो बैठेंगे। जब डंकन के अंगरक्षक नशे की नींद में सो रहे होंगे, तब हम सम्राट की हत्या कर सकते हैं और बाद में सम्राट की हत्या का आरोप किसी और पर थोप देंगे। उसकी पत्नी ने सलाह दी। तुम सिर्फ पुत्रों को ही जन्म दो, क्योंकि तुम्हारा साहस अदम्य है तथा तुम निर्भीक हो। क्या लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि अंगरक्षकों ने ही सम्राट की हत्या की है? वह बोला। इसमें कोई शक नहीं है। हम सम्राट की मृत्यु पर अपने शोक का बहुत अधिक प्रदर्शन करेंगे। कोई भी हमारे पर संदेह नहीं करेगा। मैकबेथ तो शुरू से ही इस बात के खिलाफ था। बोला, अगर वहाँ सम्राट के अंगरक्षक आ गए तो उनकी बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने उनका प्रबंधन अच्छी तरह कर दिया है। कठोर स्वर में पत्नी बोली, ये सब शराब के नशे में धुत पड़े होंगे। वे सब नशे में चूर होंगे, लेकिन मेरे होश ठिकाने नहीं है। कांपते स्वर में मैकबेथ ने कहा, मुझ में इतना साहस नहीं कि जिस राजा के लिए मैंने विद्रोह का दमन किया है, अब उसी के खिलाफ विद्रोह पर उतर आऊं। तो लाओ, यह तलवार मुझे दो। मैं अपने हाथों से राजा का सिर कलम करके अपनी साम्राज्ञी बनने का रास्ता साफ करूंगी। कहकर और कठोरतापूर्वक स्वर में पत्नी बोली, तुम्हारे मन में सम्राट बनने की चाह भले ही न हो, मगर मैं सम्राज्ञी बनकर रहूंगी। उन जादूगरनियों की भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती। और जैसे ही वह तलवार लेकर चली कि मैकबेथ का सोया अभिमान जाग गया। वह लपक कर उठा और झपट कर पत्नी के हाथ से तलवार छीन लिया। फिर अकेला ही राजा के कमरे की ओर बढ़ गया। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, मगर मैकबेथ के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह सम्राट के कमरे की ओर बढ़ना ही चाहता था, मगर तभी उसे बैंकों का ख्याल आया। उसने सोचा, बैंकों चालाक व्यक्ति है, पहले मुझे उसका निरीक्षण कर लेना चाहिए कि वह सो गया था
सो गया या जाग रहा है। मैकबेथ ने अपने मन में पूरा इरादा कर लिया था कि मैं हर प्रयास करूंगा और अपने रास्ते के कांटे को साफ करके ही रहूंगा। जैसे ही मैकबेथ ने बैंको के कमरे में प्रवेश किया तो वह चौंक गया, क्योंकि बैंको अभी तक जाग रहा था। वह आश्चर्य से मैकबेथ की ओर देख ही रहा था। आश्चर्य है मैकबेथ कि तुम अभी तक सोए नहीं। राजा तो सोने कब के जा चुके हैं, बैंको ने कहा। वो हाँ, मैं यहाँ राजा को देखने आया था कि वो सो गए या नहीं, उसने बहाना बनाया। वह बहुत प्रसन्न है और उसने आपके नौकरों को उपहार बांटे हैं। उनका कहना है कि आपकी पत्नी ने उनकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की है। राजा ने उनके लिए यह हीरा भेजा है और आज उन्हें असीमित संतोष की नींद आई है। उसकी बात सुनकर मैकबेथ बोला, राजा को अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, इसलिए उनकी आवभगत करने की हमारी इच्छा बहुत सी कमियों के अधीन हो गई। अगर हमें डंकन के आने की सूचना पहले ही मिल चुकी होती तो हम संपूर्ण तरीके से उनका आदर सत्कार व मनोरंजन कर पाते। सब ठीक तो है, बैंको ने तसल्ली दी। पिछली रात सपने में मैंने तीनों जादूगरनियों को देखा। आपके बारे में तो वह सत्य भविष्यवाणी कर चुकी हैं और शायद वह सत्य हो ही जाए। मैंने अभी उनके विषय में सोचा नहीं। उसने एक गहरी सांस खींची। और फिर भी जब हमें खाली समय मिलेगा तो इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। अगर तुम भी समय निकाल सको तो अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, उसने कहा। मुलाकात के समय यदि तुम मुझसे मेरी योजना से सहमत हुए तो यह तुम्हारे लिए लाभकारी होगा, उसने बताया। मैं तुम्हारी योजना से सहमत हो जाऊंगा यदि वह मेरे सम्मान के लिए घातक नहीं, मेरा हृदय स्वतंत्र रहे और स्वामी भक्ति पर आँच न आए। मैकबेथ के सुझाव के बैंकों को किसी षड्यंत्र का आभास होने लगा था। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, रात काफ़ी हो चुकी है, मैकबेथ ने उसे सलाह दी और वह राजा के कक्ष की ओर बढ़ गया। उसने उसके जाने के बाद बैंको भी सोने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने सम्राट के कमरे में कदम रखा वैसे ही बुरी तरह चौंक पड़ा। उसे अधर में लटकी एक दूसरी तलवार दिखाई दी जो खून से सनी हुई थी। उसकी नोक उसकी ओर ही उठी हुई थी। मैकबेथ ने उसे पकड़ना चाहा मगर उसका हाथ हवा में लहरा कर वापस आ गया। दरअसल यह केवल उसके मन का वहम था। यह बात समझ में आते ही उसे अपनी कायरता पर क्रोध आया। फिर उसने आगे बढ़कर एक ही झटके में राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा के शरीर से खून के फव्वारे उबल पड़े। उसे देखकर मैकबेथ ने जो ही वहां से भागने की कोशिश की वैसे ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कमरे की एक एक ईंट पुकार पुकार कर कह रही हो, जागो सोने वाले जागो, भागो भागो भागो, खूनी तलवारें हैं जागी, अपने आज बने हैं बागी, लुटी जा रही निदिया अभागी, निदिया त्यागो, भागो भागो भागो। यह कुछ नहीं था, केवल मैकबेथ के हृदय की चेतना उस पर व्यंग प्रहार कर रही थी, उसे धिक्कार रही थी। मैकबेथ से यह झिझोड़ देने वाला सुर सुन न गया। घबरा कर उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। फिर वहां से भागा और अपने कक्ष में जाकर लिहाफ में दुबक गया। उसकी पत्नी ने उसे इस कामयाबी के लिए बधाई दी और उसकी पीठ थपथपाई। फिर उसकी खून से सनी तलवार ले जाकर एक अंगरक्षक के पास रख आई। राजा का कुछ खून उस अंगरक्षक के हाथों पर लगाया और कुछ उसके वस्त्रों पर लगा दिया। वापस आकर उसने मैकबेथ को देखा। उसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था और भय की रेखाएं उसके चेहरे पर विद्यमान थी। क्या हुआ, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? उसकी पत्नी ने मैकबेथ को आश्चर्य से देखते हुए पूछा।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिल्लाकर कह रहा हो कि अब इस संसार में निद्रा नहीं होगी, क्योंकि मैकबेथ ने उसका खून कर दिया है। वह घबराए हुए स्वर में बोला, निद्रा तो हमेशा स्वच्छ और निर्दोष होती है। वह चिंताओं के उलझे धागे को सुलझा देती है, दिन भर की चिंता और थकान को दूर कर देती है, हमारे मस्तिष्क को आराम पहुंचाती है। तुम कहना क्या चाहते हो? यह आवाज़ चिल्ला चिल्ला कर घर के सब लोगों से कह रही है कि निद्रा अब नहीं रही। उसने घोषणा की कि ग्लैमिस के अमात्य ने निद्रा का खून कर दिया है, अतः मैकबेथ अब कभी जीवन में चैन की नींद नहीं सो सकेगा। इस प्रकार कौन चिल्ला सकता है? जो कुछ हुआ है उसके बारे में अब आप ज़्यादा न सोचें। तुम्हारे हाथ पर लगा हुआ ये खून कत्ल का प्रमाण हो सकता है, इसलिए जाओ पानी से अपना हाथ साफ करो। उसकी पत्नी ने मैकबेथ को तसल्ली दी। उसके बाद पत्नी ने मैकबेथ को समझा बुझाकर सोने के लिए भेज दिया और खुद भी आराम की नींद सो गई। सुबह सवेरे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ मैकबेथ के कानों में पड़ती है तो वह घबराकर उठ बैठता है और अपनी पत्नी की ओर देखता है, जो कि जाग चुकी थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है? मालूम नहीं, मैं देखता हूँ, कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक सैनिक को देखकर वो पूछता है, क्या बात है? क्या राजा बिस्तर से उठ गए हैं? उसने पूछा। अभी तो नहीं, मैकबेथ ने लापरवाही से बताया। सैनिक बोला, उन्होंने मुझे सुबह जल्दी आने की आज्ञा दी थी। दिया गया समय तो लगभग निकल चुका है। ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें अभी वहां लेकर चलता हूँ। कहते हुए उसने वापस आकर अपना चोंगा उठाया। मैं जानता हूँ कि यह आपके लिए खुशी का मौका होते हुए भी असुविधा का मौका भी है, क्योंकि आपके लिए कष्ट तो है ही। सैनिक ने कहा, जो परिश्रम खुशी से किया जाए वह कष्ट नहीं देता। कहते हुए उसने राजा के दरवाजे की ओर इशारा किया। यही है राजा का कक्ष, मैं यहीं से उनको पुकारता हूँ। उसने कहा, क्या आज ही राजा का जाने का इरादा है? हाँ, उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था, मैकबेथ ने बताया। इसके बाद मैकबेथ वापस लौट आया, परंतु थोड़ी देर बाद ही वहाँ हाहाकार मच गया। हर व्यक्ति की जबान पर राजा की हत्या का जिक्र था। चारों ओर हड़कंप मचा हुआ था और अंत में सभी का एक ही निर्णय था कि मैकबेथ ने ही राजा की हत्या की है और दूसरा कोई यह काम कर ही नहीं सकता। किंतु उसके डर से साफ तौर पर कोई ऐसा नहीं कह पा रहा था। एक दिन पहले मैकबेथ और उसकी पत्नी ने राजा के सत्कार का जितना दिखावा किया था, उससे कहीं अधिक दिखावा शोक मनाने में किया। उधर पिता की मृत्यु का समाचार पाकर दोनों राजकुमार भयभीत होकर राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। राज्य में अनेकों बातें बन रही थी। कोई कहता था कि राजा के पीछे जिस किसी के मरवाने का षड्यंत्र है वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। कोई कहता था कि राजा के अपने बेटे ही ने उसे मरवा डाला, इसलिए वह वहां से भाग निकले। कुछ लोगों को अगले राजा का इंतजार था कि अब देखो कौन खुशनसीब है जो राजगद्दी संभालेगा। कुछ लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि राजपोशी का कार्य भली प्रकार हो जाए, क्योंकि अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका था कि अगला राजा कौन होगा और नया शासन हमारे लिए इतना सुविधाजनक न हो जितना पुराना शासन सुविधाजनक था। मैकबेथ चूंकि सम्राट का निकट संबंधी भी था, इसलिए दरबारियों ने उसे ही राज सिंहासन पर बैठाकर सम्राट घोषित कर दिया और इसी के साथ जादूगरनियों की यह भविष्यवाणी भी भूल नहीं पाया था, किंतु तुम्हारे बाद बैंकों की संतान राज्य की अधिकारी होगी। एक दिन मैकबेथ के पास बैंको आया और उसने बताया, मैकबेथ, जादूगरनियों ने जो तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की थी, कार्डर और ग्लैमिस का पद व राजगद्दी, यह सब बातें सच हो गई, लेकिन मुझे एक बात का संदेह है। संदेह? हाँ, मुझे इस बात का संदेह है कि राजमुकुट प्राप्त करने के लिए तुमने राजद्रोह किया है।
उसने सख्त स्वर में कहा, मगर यह भी याद रखना कि उनका तीसरी भविष्यवाणी यह था कि तुम्हारा संतान यह राजमुकुट नहीं पहनेगी और मेरे वंशज कई पीढ़ियों तक यह राजमुकुट पहनते रहेंगे। मैकबेथ, अगर वह तुम्हारे विषय में सच्ची घोषणा कर सकती है तो यह कैसे हो सकता है कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वरदान साबित न हो और मेरा जीवन भविष्य की आशाओं से प्रफुल्लित न हो। लेकिन मुझे इस वक्त खामोश रहना चाहिए। अब मैं इस विषय में आगे कुछ नहीं कहूँगा। बैंको अपनी बात पूरी करके खामोश हो गया। बैंको, आज तुम हमारे मेहमान हो। अगर तुमको हम आमंत्रित करना भूल जाते तो हमारी दावत में तुम बड़ी कमी महसूस होती और सभी कुछ अनुचित सा लगता। आज हम रात्रि भोज दे रहे हैं और आपकी उपस्थिति का निवेदन करेंगे। मैकबेथ ने गुजारिश की। महाराज, आपको सिर्फ आज्ञा देने की आवश्यकता है। हमारे बीच दृढ़ संबंधों के कारण मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए कर्तव्यनिष्ठ हूँ, बैंको ने जवाब दिया। क्या तुम आज कहीं जा रहे हो? मैकबेथ ने पूछा। कहता, हाँ महाराज, यह तो काफ़ी कठिन समस्या सामने आ गई। अगर आपको बाहर जाना न होता तो आज की सभा में हम आपकी सलाह लेते, क्योंकि आपकी सलाह हमेशा गंभीर और लाभकारी होती है। अगर तुम चाहो तो हम कल तक के लिए इस सभा को स्थगित कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है महाराज, मैं रात तक यहाँ जरूर आ जाऊँगा। अगर मेरा घोड़ा तेज न दौड़ा तो हो सकता है कि 1-2 घंटे देर हो जाए, वह बोला। ठीक है, मगर दावत के समय जरूर पहुंच जाना। आप बेफिक्र रहें महाराज। हाँ, सुनो एक बात और, मैकबेथ उसे रोकते हुए बोला। सुनने में आया है कि हमारे सम्राट के दोनों बेटे मैल्कम और डोनाल्बेन इंग्लैंड और आयरलैंड में रह रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जो मैल्कम है वो इंग्लैंड भाग गया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि मैल्कम वो कहाँ भागा था, तो वो इंग्लैंड भागा था और डोनाल्बेन वह आयरलैंड। ठीक है, मैल्कम इंग्लैंड, आप इस तरह से समझ लें। मैल्कम कहाँ भागा था? वो इंग्लैंड भागा था, ME। ठीक है, और डोनाल्बेन D वो कहाँ भागा था? आयरलैंड। ओके फ्रेंड्स, DI। ठीक है, मैल्कम इंग्लैंड गया था और डोनाल्बेन वो आयरलैंड भागा था। इसको आप याद रखिएगा। उन्होंने अभी तक अपने जुर्म को स्वीकार नहीं किया है, साथ ही हमारे खिलाफ झूठी अफवाहें भी वो जनता में फैला रहे हैं, परंतु इस बारे में कल बात होगी। अब तुम्हें जरूरी काम से जाना है। क्या तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है? जी हाँ महाराज, अब हमें देर हो रही है और हम आज्ञा चाहते हैं। उसने इजाज़त मांगी। ठीक है, इजाज़त है, मैकबेथ ने कहा। बैंकों के जाने के बाद मैकबेथ के मस्तिष्क में फिर वही बात उभरने लगी जो जादूगरनियों ने भविष्यवाणी की थी। तीसरी जादूगरनी द्वारा कहा गया वाक्य रह रहकर मैकबेथ के कानों में गूंज रहा था और इसी के साथ मैकबेथ के मस्तिष्क में झंझावात से उठ रहे थे। राजा का कत्ल मैंने किया। राजकुमारों को भगाने पर विवश मैंने किया। लोगों की नज़रों में हत्यारा और घृणा का पात्र मैं बना। क्या यह सब इसलिए किया कि मेरे बाद बैंकों की संतान इस राज सिंहासन पर बैठे और मेरी संतान नहीं? जब उसने अपनी पत्नी के सामने यह बात रखी तो वह बोली, तुम अपने रास्ते के कांटे को हटा क्यों नहीं देते? मैकबेथ चौंका। तुम्हारा मतलब है एक खून और करूं? हाँ, उसकी पत्नी ने कहा। पहला खून तुमने अपने लिए किया तो क्या दूसरा खून अपनी संतान के लिए नहीं कर सकते? क्या तुम यह बर्दाश्त नहीं कर
कर सकते हो कि तुम्हारे बाद तुम्हारी संतान दर दर की भीख मांगे? और पत्नी की इस बात का जादू उस पर चल ही गया। पत्नी की बात सुनकर उसके मस्तिष्क में बैंकों की हत्या का षड्यंत्र घूमने लगा। उसने खूब सोच विचार कर यह निर्णय किया कि उसकी हत्या स्वयं न करके किसी से करवाई जाए। यही सोचकर उसने 2 हत्यारों को बुलाया और उसके मस्तिष्क में यह बात अच्छी तरह जमा दी कि बैंकों उनका दुश्मन है। फिर वह हत्यारों से पूछता है, तुम दोनों को इस बात का अब पक्का यकीन हो गया होगा कि बैंकों ही तुम्हारा दुश्मन है। जी हाँ महाराज, हत्यारे बोले, वह मेरा भी दुश्मन है। मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ कि मेरे विचार से उसके जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे प्रिय बच्चों के लिए खतरनाक है। राजा के रूप में मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से भी मृत्युदंड दे सकता हूँ और उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सकता हूँ, परंतु कुछ ऐसे व्यक्तियों के कारण जो हम दोनों के समान रूप से मित्र हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो बैंकों की मृत्यु पर मुझे आंसू भी बहाने होंगे, चाहे वह मेरे ही द्वारा मारा जाए। इसी वजह से मुझे तुम्हारी सहायता लेनी पड़ रही है। कुछ विशेष कारणों से यह आवश्यक है कि यह कार्य जनता से छिपा हो। उसने कहा, महाराज, हम वैसा ही करेंगे जैसे आपने हमें आज्ञा दी है। दोनों हत्यारे एक साथ बोले, ठीक है, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि बैंकों की प्रतीक्षा में तुम्हें कहाँ खड़ा होना है। उस कार्य को करने के लिए ठीक समय के बारे में गुप्त सूचना से मैं तुम्हें अवगत करा दूंगा। यह काम राजमहल से दूर रात के समय ही होना चाहिए और यह भी याद रखना होगा कि मेरे ऊपर कोई शक न आए। उस काम के परिणाम स्वरूप हो सकने वाली परेशानियों और दोषों से छुटकारा पाने के लिए बैंकों के पुत्र फ्लियंस, जो उसका साथी होगा, उसको भी उसी समय मार डालना होगा। मेरे लिए उसका कत्ल भी बैंकों के समान महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोग तय कर लो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर मैकबेथ चला गया। थोड़ी देर पश्चात आकर मैकबेथ ने उन हत्यारों को सब कुछ समझाया और वह बैंकों को मारने के लिए निकल पड़े। रास्ते में रुककर वह बैंकों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद ही थोड़ा अंधेरा छा गया। तीनों हत्यारे अपना अपना स्थान ग्रहण करके बैंकों के आने की राह देखने लगे। तभी उन्हें घोड़ों की उनके पदचापों की आवाज़ सुनाई दी और उस पर टूट पड़े। इस हमले में बैंकों तो मारा गया, लेकिन फ्लियंस बच निकला। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो लोग बैंकों के बेटे को नहीं पकड़ पाए। जब उनकी सारी कोशिश नाकाम हो गई तो वह वापस मैकबेथ की ओर चल दिए ताकि उसे यह सूचना दे सके। उधर मैकबेथ रात्रि भोज के लिए मेहमानों की आवभगत में लगा हुआ था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मैकबेथ की पत्नी ने भी उन सब का हार्दिक स्वागत किया था। सभी लोग जिस समय शराब व भोजन का आनंद उठा रहे थे, तभी वहाँ एक हत्यारा आया। मैकबेथ की दृष्टि जैसे ही उस पर पड़ी, वह उसे एक ओर ले जाकर पूछने लगा, तुम्हारे चेहरे पर यह खून कैसा है? महाराज, यह बैंकों का खून है। क्या तुम लोगों ने बैंकों को मार डाला? मैकबेथ ने आश्चर्य से उस हत्यारे की ओर देखते हुए पूछा। महाराज, मैंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मैकबेथ खुश होकर कहने लगा, तुम सबसे अच्छे हो, मगर फिर भी जिसने फ्लियंस को मारा वह और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर तुमने ही यह दोनों कार्य किए हैं तो तुम्हारे बराबर कोई नहीं है। हत्यारे ने डरते हुए बोला, महाराज, फ्लियंस भाग गया है। क्या? वह चौंका। हाँ महाराज, हमने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, मगर वह किसी भी हालत में हमारे हाथ नहीं आया। हत्यारा निराशपूर्ण स्वर में बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ। कहीं उसे मेरे ऊपर कोई संदेह न हो जाए।
उसने उसको जिंदा छोड़कर अच्छा नहीं किया। उसने डांटा, महाराज हम मजबूर थे। वह बैंकों पर हमला होते ही वहां से शीघ्रता से भाग निकला। काफी दूर तक हमने उसका पीछा किया मगर नाकाम रहे। उसने सारी व्यवस्था बयान की मगर बैंकों को तो खत्म कर दिया। मैकबेथ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा, जी महाराज, उसकी लाश वहाँ खाई में पड़ी है। आप चाहें तो तसल्ली। और उसका बेटा फ्लेंस छोटा सांप भाग निकला। यह सांप इस समय चाहे खतरनाक न हो परंतु जल्दी ही जहरीला हो जाएगा। अब तुम जाओ, हम कल अकेले में तुम्हारी बात सुनेंगे। मैकबेथ ने कहा। जो सभा खुशी के लिए बुलाई गई थी बैंकों की मौत के कारण वह शोक सभा में बदल गई। मैकबेथ ने दुखी होकर ढेरों गहरी गहरी सांस ली और बोला, ओह बैंकों मेरे मित्र, मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ जाओगे। जिस समय मैकबेथ भरी सभा में बैंकों का नाम लेकर स्यापा कर रहा था उसी समय बैंकों की आत्मा आकर कुर्सी पर बैठ गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जब वो फीस्ट यानी दावत चल रहा था तो किसकी आत्मा कुर्सी पर आकर बैठ गई। तो वो किसकी आत्मा थी? वो बैंकों की आत्मा थी जो कुर्सी पर बैठी थी। ओके फ्रेंड्स। तो अपना रोना खत्म करके मैकबेथ ने जैसे ही बैठना चाहा, भूत को सामने देखकर मैकबेथ का चेहरा पीला पड़ गया। जिस्म जूड़ी के मरीज की भांति कांपने लगा। सभा में बैठे सभी लोग मैकबेथ की अचानक जो हालत हो गई थी स्पष्ट देख रहे थे मगर बैंकों का भूत किसी को दिखाई न दे रहा था। बैंकों का भूत सिर्फ मैकबेथ को ही दिखाई दे रहा था, बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। मैकबेथ सब लोगों को बैंकों का भूत दिखाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बैंकों का भूत किसी को नजर नहीं आ रहा था। वह उंगली से इशारा करते हुए बोला, मेरी प्रार्थना है कि उस ओर ध्यान दो, ध्यान से देखो, तुम कैसे कह सकते हो कि वह कुछ नहीं है। फिर वह बैंकों के भूत की ओर देखते हुए बोला, ये तुम अपना सिर हिला सकते हो तो मुझसे बात भी करो। ऐसा लगता है कि सारी कब्र और लाश गृह मुर्दों को अपने अंदर रखने में असमर्थ है। यदि ऐसा ही है तो उन्हें दफनाने से क्या लाभ। हमें चाहिए कि हम लाशों को खुला छोड़ दें और तब चीलों के पेट ही हमारी कब्र होंगी। उसकी बातें सुनकर उसकी पत्नी ने डांटा, बड़े दुख की बात है कि तुमने अपनी मूर्खता की बातों से अपना मनुष्यत्व खो दिया है। मेरी बात का यकीन करो प्रिय, यह बात उतनी ही सच है जितना कि मेरा यहाँ खड़ा होना। उसने अपनी पत्नी को यकीन दिलाना चाहा, यह तुम्हारे लिए बड़े शर्म की बात है। उसकी पत्नी ने उसे डांटते हुए कहा, लेकिन मैं क्या करूं, वह बार बार आकर मेरी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, कौन? बैंकों की आत्मा। उसकी पत्नी ने उसकी ऐसी हालत देखी तो वह समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। इसलिए उसने मैकबेथ की तबीयत खराब होने का बहाना करके सभा स्थगित कर दी। उसने कहा, इन्हें अक्सर ऐसे ही दौड़े पड़ते रहते हैं। फिर मैकबेथ ने सभा में आए लोगों से कहा, मैं भूल गया था कि मेरे अति योग्य मित्रों, मेरे इस व्यवहार पर आप आश्चर्य न करें। मुझे एक विलक्षण बीमारी है और जो व्यक्ति मेरे निकट है वे जानते हैं कि यह गंभीर नहीं है। आओ, आप सब प्यार और अच्छे स्वास्थ्य के भागी हो। अब मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरा गिलास शराब से भर दो। यह मदिरापान में उपस्थित सज्जनों व अपने प्रिय मित्र बैंकों के नाम पी रहा हूँ जिनकी अनुपस्थिति का मुझे शोक है। यह कहकर राजा मैकबेथ ने जैसे ही वहां से जाना चाहा, बैंकों का भूत फिर वहां प्रकट हो गया। उसे देखते ही मैकबेथ फिर चिल्लाने लगा, यहाँ से चले जाओ, मुझे दिखाई न दो। मैकबेथ की पत्नी उसे सहारा देकर अंदर ले गई और सभी लोगों से वहां से जाने की विनती करने लगी।
उस दिन के बाद बैंकों की आत्मा ने सोते जागते उठते बैठते उन पति पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया। अब मैकबेथ सम्राट अवश्य बन गया था, किंतु उसकी आत्मा पाप के बोझ से दब गई थी। वह हर समय डरा हुआ, चिंतित और व्याकुल रहने लगा था। उसे हर पल हर घड़ी यही चिंता भी खाई जा रही थी कि कहीं जादूगरनियों की तीसरी भविष्यवाणी भी सच न हो जाए। जब इसी चिंता में घुलते घुलते उसे काफ़ी दिन हो गए तो उसने उन जादूगरनियों से मिलने की ठान ली और एक दिन उसी उजाड़ जंगल में वह जा पहुंचा। अपनी जादुई शक्ति से उन जादूगरनियों को उसके आने का पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए वे भविष्य की जानकारी देने वाले जादू टोने की तैयारी में लग गईं। उसी टोने टोटके के समान में सांप का फन। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए उसमें क्या क्या वो यूज़ करती थी अपने जादू टोना में। सांप का फन, चमगादड़ के पंख, कुत्तों की जीभ, बिल्ली की आँखें, छिपकली की पूंछ, भेड़िए के दांत, हबसी का जिगर और बकरे की दाढ़ी, आदमी के बच्चे का खून और इसी प्रकार की दूसरी सैकड़ों चीज़ें शामिल थीं। ऐसे ही साजो सामान की मदद से वे प्रेतात्माएं का आह्वान करती थीं तथा उनसे भूत भविष्य व वर्तमान की बातें पूछा करती थीं। तभी वहाँ जादू की देवी प्रकट होकर कहती हैं, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे प्रयत्नों की प्रशंसा करती हूँ और मेरी घोषणा है कि तुम सभी लाभ की भागीदार होगी। अब परियों के समान गोल घेरा बना लो और शोरबे की प्रशंसा में गीत गाओ। अब किसी पर भी जादू चलाया जा सकता है। तभी दूसरी जादूगरनी बोली, मेरे अंगूठों में खुजलाहट हो रही है, जिससे यह अनुमान होता है कि कोई दुष्ट व्यक्ति इधर आ रहा है। कोई भी आए, दरवाज़ा खोल दो। जिस समय मैकबेथ वहां पहुंचा उस समय तक उसका टोना तैयार हो चुका था। मैकबेथ वहां जाकर बोला, आधी रात में छुपकर कार्य करने वाली काली जादूगरनियों, तुम क्या कर रही हो? सभी जादूगरनियां एक साथ बोली, हम एक ऐसा काम कर रही हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे ज्ञान का आह्वान करता हूँ, चाहे उसका स्रोत कुछ हो, और कहता हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। उसने कहा, मैं विनती करता हूँ कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, चाहे इसके लिए तुम्हें हवाओं को स्वतंत्र करना पड़े और वे चर्च की चोटियों से टकराएं, समुद्र की लहरें चाहे जहाज़ों और नाविकों के होश छीनकर उन्हें नष्ट कर डालें, हरी फसलें गिर जाएं और पेड़ उखड़ जाएं, किले जेलरों के सिर पर गिर जाएं, पृथ्वी की सारी धन दौलत नष्ट हो जाए और यह सब चाहे तब तक चलता रहे जब तक स्वयं विनाश का देवता थक जाए। किसी भी कीमत पर मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। पहली जादूगरनी ने कहा, तुम हमें संबोधित करो। दूसरी जादूगरनी बोली, हमसे प्रश्न करो। तीसरी जादूगरनी बोली, हमें बताओ कि तुम हमसे उत्तर प्राप्त करना चाहते हो या हमारे गुरुओं से। तो मैकबेथ कहता है, गुरुओं से। फिर पूछा, कहाँ हैं वे? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? सभी जादूगरनियाँ एक साथ बोली, हम अपने गुरुओं, चाहे बड़े हों या छोटे, सभी का आह्वान करते हैं कि ये आएं और प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। जैसे ही मैकबेथ ने अपनी इच्छा जाहिर की, वैसे ही उस टोने में से एक कटा हुआ सिर ऊपर उठा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आता है वो कटा हुआ सर आता है। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जब वो टोना करती है तो सबसे पहले वो क्या आता है? तो क्या आता है? कटा हुआ सिर आता है। ठीक है, उसके जादू टोना में कटा हुआ सिर आता है। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले वो कटा हुआ सिर ऊपर आता है, उठा और बोला, वो कटा हुआ सिर बोला, मैकबेथ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो?
तो वह कटे हुए सर से पूछता है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे जीते जी मुझे किसी से डर है? तो कटा हुआ सर बोलता है, तुम्हें 5 के सरदार मैकडफ से होशियार रहने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। जो 5, थोड़ा सा 5, ये क्या है? ये मैकडफ कैसल, यानी मैकडफ के कैसल का नाम क्या है? 5। फोरेस क्या है? डंकन्स पैलेस, डंकन के पैलेस का क्या नाम है? फोरेस। इसको फ्रेंड्स आप लर्न कर लीजिएगा। और इन्वर्नेस मैकबेथ कैसल, मैकबेथ के कैसल का नाम क्या है? इन्वर्नेस। यानी मैकबेथ के कैसल का नाम क्या है? इन्वर्नेस। ठीक है। और 5 किसके कैसल का नाम है? मैकडफ। ठीक है, 5 मैकडफ और फोरेस डंकन, फोरेस डंकन। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। तो उसने कहा, यानी कि जो कटा हुआ सर बोला था कि तुम्हें 5 के सरदार मैकबेथ, ठीक है, तुम्हें 5 के सरदार जो मैकडफ है उससे आप होशियार रहने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैकडफ मन ही मन मेरी उन्नति से जलता है और मौका मिलने पर वह मुझे चोट पहुंचाने से नहीं चूकेगा। मैकबेथ शीघ्रता से बोला। इतना सुनते ही वह कटा हुआ सिर अंतर्ध्यान हो गया और उसका स्थान खून से लथपथ एक धड़ ने ले लिया। उसके बाद क्या आता है? एक धड़ आता है, एक सिर आता है, खून से लथपथ एक सिर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बार में खून से लथपथ एक सर आता है। वह बोला, पूछो मैकबेथ, क्या पूछना चाहते हो? तो मैकबेथ बोला, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे प्राणों को और किस किस से खतरा है। उसने उत्सुकता से कहा। तुम तो खून से लथपथ धड़ ने कहा, तुम जैसे खूंखार को किसी से खतरा नहीं, मारो काटो और राज करो। यह कहकर वह धड़ भी गायब हो गया और उसका स्थान एक बच्चे ने लिया। उसका स्थान फिर कौन लिया? एक छोटे से बच्चे ने उसका स्थान लिया। ठीक है फ्रेंड्स, एक बच्चा जो है वो स्थान लेता है। वह यह कहकर वो धड़ जो गायब हो गया और उसका स्थान एक बच्चे ने ले लिया जो वृक्ष की हरी टहनियों से खेल रहा था। वो लड़का क्या क्या कर रहा था? वो वृक्ष की जो हरी हरी टहनियाँ होती हैं उससे वह खेल रहा था। फिर बच्चे ने कहा, मैकबेथ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो वो पूछा, मेरे राज्य का अंत कब होगा? मैकबेथ ने उस बच्चे से डरते डरते पूछा। तो उस बच्चा ने बोला, जब तेरे खिलाफ तेरे राज्य का जंगल उठ खड़ा होगा तब तेरे राज्य का अंत होगा। तो बच्चा ये कहता है कि जब पूरा जंगल तुम्हारे खिलाफ वह खड़ा हो जाएगा, भागने लगेगा, तब तुम्हारा अंत हो जाएगा। क्यों? ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर लें। एक बच्चा जो है वो पेड़ की टहनियों से वो खेल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए वो जो है ये वृक्ष के मतलब बोला कि जंगल जब तुम्हारे खिलाफ ये भागने लगेगा, उठ खड़ा हो जाएगा, तो तुम्हारे राज्य का अंत होगा। कौन कहता है? ये छोटा बच्चा कहता है। ओके फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को फिर से समझ लें कि सबसे पहले जो आता है वो कटा हुआ सर आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? खून से लथपथ एक धड़ आता है। फिर एक जो है छोटा बच्चा आता है जिसके हाथ में
पेड़ों की टहनियाँ होती हैं। ठीक, हाँ। तो फिर आगे देखिए, फिर सोचता है कि जंगल तो कभी नहीं उठा करता, भला कभी जंगल भी किसी के विरुद्ध विद्रोह करता है। मैकबेथ को थोड़ी तसल्ली मिली और उसने अपने आप को दिलासा देने वाला एक सवाल और किया, मतलब यानी मेरा राज्य अटल है, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। ये सोचा कि जंगल तो कभी उठकर आता नहीं है, इसलिए मेरा अंत कभी नहीं हो सकता। बच्चे ने फिर वही जवाब दिया, बशर्ते कि जंगल तेरे खिलाफ उठ न खड़ा हो। ठीक, फिर कहता, अच्छा एक बात और है जो काफ़ी समय से मुझे परेशान कर रही है, अब मैं उसके बारे में पूछता हूँ। मेरे बाद सिंहासन पर मेरी संतान बैठेगी या बैंकों की संतान बैठेगी? इतना सुनते ही बच्चा खिलखिलाकर हंसा और गायब हो गया। उसके बाद राजाओं जैसी पोशाक पहने 8 छायाएं वहां प्रकट हुई। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कितनी शैडो वहां पर आती हैं। तो 8 छायाएं वहां पर आती हैं, इसको आप याद रखिएगा। कितनी आती हैं? 8। ठीक है, 8 छायाएं वहां पर आती हैं। ठीक, 8 छायाएं आती हैं, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, 5, 6, 7, 8। तो शैडोज, तो कितनी शैडो आती हैं? 8 शैडोज वहां पे वो प्रकट होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको जब पूरी स्टोरी पता रहेगी तो आप क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए, चाहे उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो 8 छायाएं वहां पर प्रकट होती हैं और वह एक एक करके मैकबेथ के सामने से गुजरने लगी। उनमें सबसे आगे बैंकों की खून से लथपथ छाया थी जो मुस्कुरा रही थी। अब मैकबेथ को समझते देर न लगी कि बाकी 7 छायाएं बैंकों की उन संतानों की हैं जो मेरे बाद सिंहासन पर बैठेंगी। ठीक है, यानी जो 8 छाया था उसमें से पहली जो आगे आगे छाया चल रही थी वो क्या था? वो बैंकों का वो चेहरा था, और पीछे से जो 7 और चल रही थी वो उसकी संतानें थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से टोटल वो 8 शैडोज वहां पे वो प्रकट होती हैं। ठीक है, 8। तो देखते ही देखते वह 8 छायाएं गायब हो गई। ठीक, इसी के साथ वे जादूगरनियां और उनका टोना टोटका भी गायब हो गया। मैकबेथ और अधिक दुखी हो उठा। उसके मन में जो गम और निराशा थी वह ज्यों की त्यों बरकरार थी। वह अपनी राजधानी लौट आया। इधर उसने राजधानी में कदम रखा और उधर जादुई छायाओं की गुरुओं द्वारा सिद्ध की गई भविष्यवाणी सिद्ध होने लगी। ठीक, जो उसकी जो जादुई छाया की जो गुरु थी वो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। कौन थी उसकी गुरु? हीकेट। इसको आप याद कर लीजिए। जो 3 विचेस हैं, इसकी जो हेड है, गुरु है, वो कौन है? हीकेट। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ओके, हीकेट, HECATE। ओके फ्रेंड्स, ये गुरु रहती है। तो मैकबेथ के राजधानी लौटने से पहले 5 का सरदार वहां से फरार हो चुका था। ओके फ्रेंड्स, यानी 5 का सरदार कौन था? यहाँ पे देखिए कौन था 5 का सरदार? वो मैकडफ था। ठीक है, 5 का सरदार, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो 5 का सरदार वहां से फरार हो चुका था और उसने राजा डंकन के एक पुत्र को साथ मिलकर उसके नेतृत्व में एक भारी सेवा का गठन करना आरंभ कर दिया था। यह समाचार पाते ही मैकबेथ के तन बदन में आग सी लग गई। यह जानकर वह इतना उत्तेजित हो उठा कि नंगी तलवार हाथ में लेकर मैकडफ के घर जा पहुंचा। तो किसके घर जाता है? मैकडफ के।
ठीक। और वहाँ जाकर उसने भयानक नरसंहार किया। उसकी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा। ठीक है, कौन मारा? यानी मैकबेथ उसकी पत्नी को और बच्चों को वो मार दिया। यहाँ तक कि मैकडफ से सहानुभूति रखने वालों को भी उसने नहीं बख्शा था। इस प्रकार मारो काटो और राज करो की नीति अपनाकर मैकबेथ ने सोचा कि अपने सभी शत्रुओं का अंत कर देगा और जादुई छायाओं की भविष्यवाणी को सत्य नहीं होने देगा। लेकिन विधाता की कुछ और ही मर्जी थी। वह एक शत्रु का विनाश करता, दूसरी ओर उसके सैकड़ों शत्रु बन जाते। उसके बढ़ते अत्याचारों के कारण उसके हितैषी सरदार भी उसके विरुद्ध होकर शत्रुओं से जा मिले। इसी बीच मैकबेथ को एक झटका और लगा। उसकी सबसे बड़ी हितैषी और सलाहकार पत्नी बीमार पड़ गई। कितने ही डॉक्टर बदल दिए थे मगर उसकी तबीयत ठीक होने का नाम न ले रही थी। डॉक्टर ने उसकी पत्नी की सेविका से पूछा, मैंने तुम्हारे साथ रहकर 2 दिन तक रानी के व्यवहार पर निगाह रखी है, परंतु ऐसा लगता है कि इनकी बीमारी तुम्हारी शिकायत के मुताबिक सच नहीं है। मुझे बताओ कि पिछली बार ऐसा कब हुआ जब उन्होंने सोते सोते चहलकदमी की? सेविका ने बताया, जब राजा को लड़ाई के मैदान में निवास करना पड़ा है। मैंने देखा है कि रानी अपने बिस्तर से उठती हैं, अपना गाउन पहन लेती हैं, अपनी अलमारी खोलती हैं, कोई कागज निकालती हैं, उसको मोड़ती हैं और उस पर कुछ लिखती हैं, उसे पढ़ती हैं और तब उसे सिल करके अपने बिस्तर पर लौटाती हैं। यह सब करते हुए वह पूर्णतः सोई हुई रहती हैं। यानी इसको लेडी मैकबेथ वह रात में वह मतलब रात में जब सोई रहती है, नींद में रहती है, उसी समय वह उठ करके वह चलने लगती है। तो उसको फ्रेंड ये एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है, ठीक, यानी जो सोते हुए चलता है उसको सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिए। हाँ, 1 वर्ड में पूछा जाता है। ठीक, तो हाँ, डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहने लगा, सोते रहना और साथ ही साथ वस्तुओं को देखना तथा कार्यशील होना, यह सब मस्तिष्क में गंभीर बेचैनी का द्योतक है। चहलकदमी व दूसरे कार्यों के अलावा नींद में ऐसी बेचैनी के समय आपने उन्हें क्या क्या कहते हुए सुना है? डॉक्टर, मैंने उन्हें ऐसे शब्द बोलते हुए सुना है जिसका संबंध उनसे नहीं जोड़ा जा सकता। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, यह तुम्हारे लिए सही होगा, किंतु तुम मुझे सब कुछ सही बता दो। सेविका ने डरते हुए बोली, नहीं, न तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ और न किसी और को, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना है उसका साक्षी देने वाला अन्य कोई नहीं है। देखो, वह आ रही हैं। मैकबेथ की पत्नी यानी लेडी मैकबेथ हाथ में मोमबत्ती लिए उधर आ रही थी। ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जब वो रात में सोते हुए लेडी मैकबेथ चलती है तो उसके हाथ में क्या रहता है? तो क्या रहता है? कैंडल रहता है। ओके फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न बन सकता है कि चाकू रहता है, कैंडल रहता है, क्या रहता है। ठीक है, तो उसके हाथ में कैंडल होता है यानी मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती रहती है। ठीक है, तो मैकबेथ की पत्नी लेडी मैकबेथ हाथ में मोमबत्ती लिए उधर ही आ रही थी और इस समय वह नींद में थी और मोमबत्ती लेकर के आ रही थी। यही उनका तरीका है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वह इस वक्त पूरी तरह नींद में है। उन्हें यह मोमबत्ती कहाँ से मिली? डॉक्टर चौंका। सेविका ने बताया, वह उनके पास ही लगी थी। उनकी आज्ञानुसार एक मोमबत्ती उनके पास ही जलती रहती है। वह अपने सेविका से बता देती है कि एक मोमबत्ती वह जला करके उसके पास रख दे, तो रात भर मोमबत्ती जलती रहती है वहाँ पे। फिर वो कहती है, देखो, उनकी आंखें खुली हैं। डॉक्टर ने दिखाया।
सेविका बोली, लेकिन वह देख नहीं पाती। अब वह क्या कर रही हैं? देखो यह किस प्रकार अपने हाथों को मल रही हैं। डॉक्टर ने पूछा। यह उनकी आदत है और यह हाथ साफ करती हुई दिखती हैं। कभी कभी तो मैंने एक चौथाई घंटे तक उन्हें ऐसा करते देखा है, सेविका ने डॉक्टर को बताया। तभी मैकबेथ की पत्नी ने कहा, इतना धोने के बाद भी मेरे हाथ पर अब भी खून लगा हुआ है। सुनो, वह कुछ बोल रही हैं। मैंने उनके शब्दों को लिख लूंगा ताकि बाद में सारी बातें याद रहे, डॉक्टर ने कहा। मैकबेथ की पत्नी लेडी मैकबेथ लगातार घबराए जा रही थी। हे खून के धब्बे, मेरे हाथ से दूर हो जा। रात के 2 बजे हैं। अब मुझे अपने हाथ साफ कर लेने चाहिए। नर्क बड़ा भयानक होता है मेरे स्वामी। बड़े शर्म की बात है कि तुम इतने बहादुर होकर भी डरते हो। कुछ भी हो, यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस बूढ़े राजा डंकन के शरीर में इतना खून था। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने सेविका की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुमने इनके शब्द सुने? जी हाँ, उसने कहा, तुम्हें वह राज सब पता हो चुका है जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए। डॉक्टर ने सेविका की ओर देखा। सेविका ने कहा, मुझे यकीन है कि इन्होंने वे सब राज बता दिए हैं जो इन्हें बताने नहीं चाहिए थे। भगवान ही जाने इन्होंने क्या क्या भयानक बातें देखी या सुनी हैं। इतने में मैकबेथ की पत्नी फिर बड़बड़ाने लगी, मेरे हाथों में अभी तक खून की गंध आ रही है। ऐसा लगता है कि अरब के सारे इत्र भी इसे सुगंधित नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, यह कैसी दुख भरी आह है? लगता है इनका मन दुखी तथा अशांत है। डॉक्टर एक लंबी सांस खींचकर बोला। मैकबेथ की पत्नी फिर बड़बड़ाती हैं, मेरे पति, अपने हाथों से खून के धब्बे साफ कर लो और अपना गाउन पहन लो। आपको किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए। कत्ल के बाद बैंकों को दफना दिया गया है। डॉक्टर उसकी बातों को सुनकर हैरान हो गया और उसे साफ जाहिर हो गया कि सारी की सारी हत्याएं मैकबेथ ने ही की है। वह एक लंबी सांस खींचते हुए बोला, आश्चर्य है कि बैंकों का खून भी मैकबेथ ने ही किया है। कुछ देर पश्चात डॉक्टर वहां से चला गया और मैकबेथ की पत्नी फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई। मैकबेथ के पूछने पर डॉक्टर उसे बताने लगा, उसकी पत्नी शारीरिक रूप से अधिक बीमार नहीं है, परंतु उसका मस्तिष्क डरावनी कल्पनाओं से परेशान है। यही वजह है कि वह आराम करने और तथा सोने में परेशान है। उसकी बात सुनकर मैकबेथ ने कहा, तुम्हें चाहिए कि उनकी मानसिक परेशानियां दूर कर दो। क्या चिंतित मस्तिष्क को ठीक करना और स्मृति के गहरे दुख को निकालना तुम्हारे लिए संभव नहीं है? यह काम तो मरीज के अपने हाथों में है, डॉक्टर ने समझाया। फिर एक दिन मैकबेथ को झटका लगा। उसकी सबसे बड़ी सलाहकार पत्नी उसे छोड़कर हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो गई। उसकी मृत्यु के बाद मैकबेथ नितांत अकेला सा हो गया। उसकी स्थिति परकटे पक्षी जैसा हो गया जो एक ही स्थान पर पड़ा पड़ा छटपटा तो सकता है मगर कुछ कर नहीं सकता। कुछ दिनों पश्चात ही वह अपने 2-4 बचे खुचे सरदारों को लेकर राजधानी से भाग खड़ा हुआ। उसने स्कॉटलैंड के जंगलों में स्थित एक पुराने किले में जाकर शरण ली। तो भागकर वह कहाँ जाता है? वह स्कॉटलैंड जाता है फ्रेंड्स। तो भागकर तो वह भागकर स्कॉटलैंड वो जाता है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड के जंगलों में स्थित एक पुराने किले में जाकर वो शरण लेता है। विद्रोहियों के कानों तक भी उसके इस प्रकार भाग जाने की खबर पहुंच चुकी थी। वे तो पहले ही उसके खून के प्यासे थे। उसे घेरने के लिए वे जंगल में ही जा पहुंचे। फिर एक दिन उन्होंने उस किले पर धावा बोल दिया जहां वह छिपा हुआ था। किले की ओर बढ़ते समय उन्होंने रास्ते में पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियाँ तोड़ ली। ठीक है, यानी जो सब थे सैनिक वो
पेड़ों की बड़ी बड़ी जो टहनियाँ थी वो तोड़ लिए थे और उनकी आड़ में छिपकर चलने लगे। ठीक है, पेड़ों की टहनियाँ वो तोड़ लिए थे और उसको आगे कर लिए और पीछे छिपकर वो चलने लगे ताकि मैकबेथ के सैनिक उन्हें देख न सकें। जंगल के किले पर एक सिपाही पहरा दे रहा था। उसकी नज़र जंगल में पड़ी तो वह चौंका। उसे लगा मानो जंगल के हरे भरे पेड़ अपने स्थान से चलकर किले की ओर बढ़ने लगे हों। वह तेजी से बुर्ज से उतरकर नीचे आया और हाँफते हुए मैकबेथ की ओर भागा। मैकबेथ उसकी ओर देखते हुए बोला, हाँ कहो, क्या कहने आए हो? जो कहना है इतनी जल्दी कहो। महाराज महाराज, दुहाई है, बड़ा अनर्थ हो गया। उसकी सांस फूल रही थी। क्या अनर्थ हो गया? मैकबेथ ने उसे डांटा। क्यों इतनी जोर जोर चिल्ला रहे हो? महाराज, मैंने एक ऐसी बात देखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि जो मैंने देखा है उसका वर्णन मैं किस प्रकार करूँ। अच्छा बोलो। सैनिक बताने लगा, महाराज, स्कॉटलैंड का सारा जंगल उठकर हमारे महल की ओर आ रहा है। इतना सुनते ही मैकबेथ क्रोध से जल उठा। चीख कर बोला, अबे अक्ल के अंधे, कहीं जंगल भी चलता है? आपकी सौगंध महाराज, अगर यकीन नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लें। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और अगर तेरी बात झूठ निकली तो तेरी चमड़ी कुत्तों से निचवा दूंगा। उसने कहा, अगर मेरी बात झूठ हो तो आप जो चाहे सजा दें। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सारा जंगल किले की ओर बढ़ता चला आ रहा है। उसने उसे यकीन दिलाया। तो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो सबके पास के पेड़ पर तुम्हें लटका दिया जाएगा और जब तक कि भूख तुम्हारी जान न ले ले तुम वहीं रहोगे। इसके विपरीत यदि तुम्हारी बात सच निकली तो तुम भी मेरे साथ वैसा ही करने के लिए स्वतंत्र रहोगे। मैकबेथ उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया कि जो सिपाही इतने यकीन के साथ सौगंध खाकर यह बात कह रहा है तो हो सकता है कि इसकी बात सच हो न हो, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए तो यह असत्य सी बात सत्य होने जा रही है और जादूगरनियों की यह भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध होने जा रही है। उसकी आज तक की सभी भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई हैं और स्कॉटलैंड का जंगल भी आज मेरे खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। इतने में दरवाजा तोड़कर एक नवयुवक ने अंदर प्रवेश किया। मैकबेथ के सामने आकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुनकर तो डर जाएगा। अगर तुम नर के राक्षसों से भी डरावना कोई नाम लो तो भी मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। मेरा नाम मैकबेथ है। वह नवयुवक जोश के साथ कहने लगा, शैतान के नाम से भी ज़्यादा मैं इस नाम से नफरत करता हूँ। नहीं, इसके विपरीत यह नाम तुम्हारे लिए भयानक सिद्ध होगा। मैकबेथ अपनी तलवार खींचते हुए बोला। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। लड़ने वाला इंग्लैंड का राजा सिवाड़ था, जो डंकन के पुत्र मैल्कम के साथ वहां उसका उत्तराधिकार उसे दिलाने आया था। मैल्कम के देखते मैकबेथ के कुछ सैनिक उसकी ओर हो गए थे। उसके साथ ही मैल्कम की पूरी सेना किले में दाखिल हो गई। तुरंत ही मैकबेथ को तीसरी भविष्यवाणी याद आई कि फाइव के सरदार से सावधान रहना। इस बात का ध्यान आते ही मैकबेथ ने उस पर वार किया, मगर फाइव के सरदार ने तेजी से अपने आप को बचा लिया और दोधारी तलवार से मैकबेथ का वध कर डाला। इस प्रकार से तीसरी भविष्यवाणी भी सत्य हो गई और इस प्रकार की प्ले का अंत हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।